आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में एक चेक है और मैं आपसे वादा करता हूं कि यदि आप मेरी इन शर्तों को, मेरी इन बातों को मानेंगे तो मैं इस चेक में लिखे हुए मूल्य के बराबर धन आपके खाते में, आपके अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा और यह चेक आपको दूंगा, आप जिसके माध्यम से अपने खाते में इसमें लिखी हुई राशि को प्राप्त कर लेंगे। चलिए यहां तक तो बात ठीक, लेकिन कहानी तब ट्विस्ट लेती है, कहानी में तब मोड़ आता है जब आप इस चेक को लेकर के बैंक में जाते हैं और बैंक में जाने के बाद इस चेक को लगाते हैं और बाद में आपको पता चलता है कि हमने जो चेक आपको इशू किया है उस अकाउंट में उतना धन ही नहीं है जितना मैंने इस चेक पर लिख करके आपको दिया है। अब इससे क्या होगा? चेक बाउंस हो जाएगा और चेक बाउंस होगा तो आपको हमारे ऊपर विश्वास कम होगा, हमारे ऊपर आपकी जो ट्रस्ट है वह कम होता चला जाएगा और आप हमसे कहेंगे कि जो आपने शर्तें रखी थी मैंने सब मानी, लेकिन जो चेक मेरे द्वारा दिया गया वह बाउंस कर गया, यह वादा खिलाफी है, यह गैर वाजिब बात है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसी ही बातें हमारे देश में आजकल इस देश के सुदूर उत्तरवर्ती केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ हो रही है। मैं इस विषय पर आऊं उससे पहले स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। लद्दाख एक ऐसी जगह जो जियोपॉलिटिकली, स्ट्रेटेजिकली, हर हिसाब से रणनीतिक स्तर पर बहुत ही संवेदनशील स्थान है और हमारी वर्तमान सरकार ने उसे जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया। उस समय वहां के एक्टिविस्टों ने, वहां के लोकल लोगों ने खुल करके इसका खैर मकदम किया और खुशी मनाई और आनंदित हुए कि अब हमारा स्वशासी व्यवस्था के अंतर्गत हम अपने राज्य को आगे ले जाएंगे और उसे उन्नति के नए मार्ग पर ले जाएंगे। लेकिन उसके बाद आज यदि हम 5-6 साल बाद लद्दाख की स्थिति का रिवीजन करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं तो पाते हैं जो वादे किए गए थे उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में, 2020 के स्थानीय स्वशासी एजेंसियों, स्वशासी संस्थाओं के चुनाव में जो वादे सरकार ने किए थे उससे वह पीछे हट रही है। वादा था कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 244 के अंतर्गत छठी अनुसूची है जिसमें विशेष संरक्षण की बात की जा रही है और की जाती है, यह उन स्थानों को दिया जाता है जो आदिवासी बहुल हों, पिछड़े हों, वहां के प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर वहां के स्थानीय लोगों का अधिकार होता है। लेकिन पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लद्दाख के मिनरल्स, लद्दाख के संसाधनों का दोहन करने के लिए यदि इस शेड्यूल को लागू किया जाता है तो सफलता नहीं प्राप्त होगी और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आज तक नोटिफिकेशन 6 शेड्यूल के लिए छठी अनुसूची का जारी नहीं किया है, जिसकी वजह से वहां के लोग आक्रोशित हैं, वहां के लोग नाराज हैं। 2 लाख की जनसंख्या के उस केंद्र शासित प्रदेश में यदि 50 से 60 हजार लोग एक कॉल पर 3 फरवरी 2024 को सोनम वांगचुक के नेतृत्व में इकट्ठा होते हैं और अपनी मांग को पुरजोर तरीके से रखते हैं तो इस तरफ इशारा है कि हमें इन सब चीजों के साथ मजाक नहीं करना होगा। यदि हम बेरोजगारी दर की बात करें तो लद्दाख पूरे देश में दूसरे इशारा करता है। यदि हम इस राज्य को नहीं संभाल पाए तो एक नया मणिपुरी हमारे सामने खड़ा हो सकता है। हम वहां के लोगों की भावनाओं को हमें कद्र करनी होगी क्योंकि वहां 2 तरफ हमारे दुश्मन देशों के बॉर्डर है। एक तरफ पाकिस्तान जो हमेशा कारगिल के आसपास अपनी आंख जमाए रखता है पर कब्जा करने के लिए, और दूसरी तरफ चीन जिसने हमारे एक अक्साई चीन नामक एक बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया है और वहां के स्थानीय चरवाहे यहां तक कहते हैं जिन स्थानों पर आज से कुछ साल पहले वो अपनी बकरियों को, अपनी भेड़ों को चराने के लिए जाते थे, वहां पर अब जाना लगभग असंभव हो चुका है चीनी अतिक्रमण के कारण। और जो हमने लड़ाइयां लड़ी हैं जिन पर हम फख्र करते हैं, चाहे 1948 का युद्ध रहा हो, चाहे 1965 का युद्ध रहा हो, 1971 का युद्ध रहा हो या 1999 का कारगिल वार रहा हो, उसमें जो हमने जीत हासिल की उसमें हमारे सेना के अदम्य साहस का तो योगदान रहा ही, साथ ही साथ भूल जाते हैं, नजरअंदाज कर जाते हैं कि लद्दाख के लोकल लोगों ने हमारी सेना का बढ़ चढ़ कर साथ दिया था और हर तरीके से रसद से लेकर के
सेवी बनकर के उन्होंने भारतीय सेना की मदद की थी। हमें इस चीज को नहीं भूलना होगा। लेकिन यदि हम इस तरीके का वहां पर वातावरण खड़ा करेंगे तो कहीं न कहीं हम अपने देश पर, अपने देश की अखंडता पर सवाल खड़ा करेंगे और वह आने वाले समय में एक विकराल रूप धारण कर सकती है। इस विषय को हमें संवेदनशील तरीके से निपटाना होगा और लद्दाख के लोगों की जो मांग है छठी अनुसूची की, उसे पूरा करना होगा। सोनम वांगचुक जैसे एक्टिविस्ट का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का हमें साथ देना होगा और वह छोटा सा स्थान है, इसलिए प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि लद्दाख के साथ खड़े हो। स्टैंड विथ यूनिटी, स्टैंड विथ सॉलिडेरिटी विथ लद्दाख, यह होना चाहिए, यह मेरा मानना है। और एक वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं पूंजीवादी व्यवस्था कितनी प्रबल रूप से बढ़ती जा रही है। देश के चंद लोगों के पास, कुछ लोगों के पास देश की व्यापक धन संपदा, संपत्ति इकट्ठा होती जा रही है। यह एक क्रोनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ते देश का आहट है। वह कहीं न कहीं एक आम आदमी, जैसा कि आप लोग परिणाम के रूप में देख रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को राशन देना इस देश में फख्र की बात कही जा रही है। यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। हमें आम लोगों को भारतीय संपत्ति में, भारतीय प्रोस्पेरिटी में उनका भी स्थान तय करवाना होगा, ऐसा हमें सोचना होगा। लेकिन जब पूरी पॉलिटिक्स, जब पूरी राजनीति सिर्फ सत्ता को लेकर के चलेगी तो कहीं न कहीं मुद्दे पीछे हट जाएंगे और हम उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो लोक हित से ज्यादा सत्ता के हित को प्रेरित करते हो। वर्तमान मीडिया की यदि बात करें तो आपने इस खबर को कहीं कवर होते हुए नहीं देखा होगा। इस खबर को भी नहीं देखा होगा किस प्रकार से बिहार में युवाओं ने रेलवे में भर्ती के लिए आंदोलन किया। ऐसी बहुत सारी खबरों को दबा दिया जाता है। किस प्रकार से केरल, तमिलनाडु जैसे राज्य जंतर मंतर पर आकर के वहां के मुख्यमंत्री, वहां के मुखिया सरकार के सामने अपने पास के या अपने राज्य के फंड के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे देश की जांच एजेंसियां हैं, उसमें 95% से अधिक छापे सिर्फ विपक्षी नेताओं पर मारे जा रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार से छोटे बड़े मुद्दों में फंसा करके जेल में डाला जा रहा है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक बीमार जैसी कंडीशन, परिस्थितियां खड़ा करता है, जिसके लिए एक आम आदमी होने की वजह से आपको बोलना होगा। हम इस प्रकार से राजनीति में उलझते चले जाएंगे कि मूल मुद्दों को भूल जाएंगे। हम बेरोजगारी भूल जाएंगे, जिस स्तर से महंगाई बढ़ रही है और आरबीआई के डेटा ही बता रहे हैं कि लोगों की बचत जो है लगातार सिकुड़ती जा रही है और टोटल जीडीपी के हिसाब से 7 से 5% पर आगे अटक गई है। और यदि 2024-25 की बजट की बात करें तो हम इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि जब हमने नई शिक्षा नीति लागू की थी तो हम बड़े ढोले गाजे बाजे के साथ हमने कहा था कि हम पूरे जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगे। लेकिन क्या पिछले 3 वर्षों में 6% के आसपास भी शिक्षा के व्यय पर कंडीशन पहुंच पा रही है? आज 2.77% पूरे जीडीपी का हम शिक्षा पर नए बजट में खर्च करने जा रहे हैं। यह 3% मतलब किए गए वादे का आधा भी नहीं है। हमें एक शिक्षा परक सोसाइटी डेवलप करनी पड़ेगी। पिछले 10 वर्षों से जो सरकार अपने आप को ताकतवर और मजबूत सरकार कहती है, उससे मैं जानना चाहूंगा कि हमने हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, कैलिफोर्निया या इस जैसे किंग्स कॉलेज जैसे कितने संस्थानों को भारत में खड़ा किया है। हमें इस विषय में बात करनी होगी। आज जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के लड़के हैं, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के बच्चे हैं, और विदेशों में जाकर के बड़ी बड़ी महंगी महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ करके हाई एजुकेटेड हो रहे हैं और आम आदमी को विभिन्न तरीके के मुद्दों में उलझा करके उनके जीवन से विरत किया जा रहा है। आज यदि हम बेरोजगारी दर की बात करें तो एनएसएसओ जो कि बेरोजगारी दर के सरकारी आंकड़े जारी करता था, वह अपने आंकड़े जारी करना बंद कर दिया है, लेकिन इसकी कहीं चर्चा नहीं होती है। हम अपने कोर इशूज पर, हम कहते हैं कि देश में गरीबी घट रही है, लेकिन हमने गरीबी के मापदंडों को ही घटा दिया है और घटे हुए गरीबी के मापदंड के आधार पर हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि देश में गरीबी घट रही है। आज उत्तर दक्षिण को लेकर के द्वंद्व चल रहा है। उत्तर के राज्यों, दक्षिण के राज्यों में खींचतान चल रही है। एक तरफ पूर्वोत्तर के राज्यों में और पश्चिम के राज्यों में खींचतान मची हुई है। हमें इन सब को लेकर के एक समावेशी भारत की बात करनी होगी, तब हम कहीं न कहीं जो विश्व गुरु की बात करते हैं उस तरफ बढ़ेंगे। बिना पढ़े लिखे देश का युवा विश्व गुरु बनने के राह में किसी भी प्रकार की देश की मदद नहीं कर पाएगा। हमें इन बातों को समझना होगा। यह आप लोगों से अपील है, एक आम जनता, एक आम नागरिक से अपील है कि आपके बच्चे भी अच्छे स्कूलों में पढ़ें,
पढ़ें, सस्ते स्कूलों में पढ़ें, जहां फीस कम हो, शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो और जहां की स्वास्थ्य फैसिलिटीज बेहतर हो। इस पर तो मैं बात ही करना भूल रहा था कि हमने स्वास्थ्य बजट को भी कम किया है। स्वास्थ्य बजट को भी हमने किसी न किसी तरीके से कैंची चलाई है जो आपके स्वास्थ्य पर असर डालेगी। तो अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए आपको स्वस्थ मस्तिष्क की भी जरूरत पड़ती है और स्वस्थ मस्तिष्क में ही शिक्षा का बीज पनपता है। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हम शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दें और साथ ही साथ सेनाओं में जिस प्रकार से अग्निवीर जैसी योजनाएं लाई जा रही हैं वह सेना के खर्च में कटौती तो करती हैं, लेकिन दूरगामी परिणाम इसके सकारात्मक नजर नहीं आते हैं। इन बातों को ध्यान रखिए, अपने जीवन के साथ साथ इस देश के मूल्यों, इस देश के विचार पर भी अपना ध्यान दीजिए और आगे बढ़ने के लिए इस देश के बारे में सोचिए, क्योंकि आपका एक अकेला घर नहीं बच पाएगा जब आपके गांव में बाढ़ आएगी। आपका एक अकेला जीवन नहीं चल पाएगा जब इस देश पर तरह तरह की विपदाएं आएंगी। इसलिए जागिए, इस देश की स्थितियों में अपना योगदान दीजिए, अपना प्रयास करिए। इस वीडियो के माध्यम से आपके जीवन में कुछ ऐड हुआ हो तो आपसे निवेदन है कि अपने कमेंट के माध्यम से अपने विचार मुझ तक